आसमान से बरसी आफत ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। तस्वीरें देखिए, कहीं जमीन खिसकने से मुसीबतें बढ़ गई हैं तो कहीं बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश की वजह से पूरा शहर टापू बना हुआ नजर आया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। राजस्थान के टोंक में पानी के बहाव में फंसकर कुछ लोग बह गए। उत्तराखंड के चमोली में बारिश एक बार फिर कहर बनकर टूटी और वहां जमीन खिसकने से मकान जमींदोज हो गए। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इन तस्वीरों के जरिए देश भर से जो आ रही हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थितियां देश भर में पैदा हो गई हैं। हर तरफ बाढ़ ही दिख रही है और इस बाढ़ और बारिश की वजह से ऐसे कई लोग हैं जिनकी मौत भी हो चुकी है। लोगों के घर डूबे हुए हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और लगातार एनडीआरएफ भी इन लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रही है ताकि सुरक्षित स्थानों पर इनको पहुंचाया जाए, इनकी मदद की जाए। राजस्थान का कोटा बारिश से बुरी तरह बेहाल हो गया है। शहर की सड़कों पर आए सैलाब ने पूरे शहर को डुबो दिया। दुकान, मकान सब सैलाब में डूबे नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़क पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। इस दौरान जहां लोग मजबूरी में घरों से निकले वो गर्दन तक पानी में डूबे हुए नजर आए। हालात ये हो गए कि ये फर्क करना मुश्किल हो गया कि सड़क कहाँ है और दरिया कहाँ। तालाब बने शहर में लोगों की मुश्किलें इसलिए भी और बढ़ गई हैं क्योंकि उनके सामने खाने पीने की परेशानी खड़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। वहीं राहत और बचाव के लिए सेना के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। लेकिन उसके बावजूद वहां पर कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर से बेघर हो गए हैं। कई ऐसे लोग अपनी घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं क्योंकि घर के नीचे पानी भरा हुआ है। और देखिए किस तरह तस्वीरों के जरिए हम आप तक उनकी परेशानियां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन स्थितियों से, किन चुनौतियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है, जिन लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा होगा। और कई ऐसे लोग हैं जिनके घर का सारा सामान इस पानी में, इस बाढ़ में बह गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कुछ जिलों में आई बाढ़ के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रभावित लोगों तक हर जरूरी मदद पहुंचाए जाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही ओम बिरला आज फिर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की खबर है कि कोटा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आसमान से बरसी इस आफत की चपेट में आने से कई मकान तबाह हो गए। यानी कि स्थितियां अब राजस्थान के कोटा में खास तौर पर बद से बदतर होती जा रही हैं। वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, लेकिन उसके बावजूद बात नहीं बन पा रही है क्योंकि जमीनी स्तर पर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद वहां पहुंचे। उन्होंने जायजा लिया जो बाढ़ प्रभावित इलाके थे और उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों के रेस्क्यू का भी आदेश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कल से आज तक, आज फिर दौरे पे जा रहे हैं। आप कल सांगोद गए थे और जैसी स्थिति थी आपने कोशिश की थी कि हेलीकॉप्टर से स्थिति दिखाए, रेस्क्यू कल किया गया। काफ़ी प्रभावित इलाका काफ़ी है। पूरे संभाग के अंदर अतिवृष्टि के कारण अधिकतम खेतों में ने देखा कि फसलें खराब हो चुकी, पानी भरा हुआ था। जब मैं बाई रोड चला तो वहाँ देखा कि कई गाँव के अंदर गया तो वहाँ पर मकान टूटे हुए थे, कच्चे मकान टूटे हुए थे, पक्के मकान भी टूटे। इस अतिवृष्टि के कारण किसान और गरीब का बहुत नुकसान हुआ है। मैंने केंद्र और राज्य सरकार से बात की है कि हम किस तरीके से इस आपदा के समय उनके साथ खड़े हो सकते हैं, कैसे उनको तुरंत मदद कर सकते हैं। सरकार भी मदद करेगी, जनसहयोग से मदद करेंगे। आपदा के समय हम उनके साथ खड़े हैं। खासतौर पे इटावा में हम घूमे थे, मकान लोगों का जो पानी से बहाव से मकान बिल्कुल चले गए, लोग सड़क पे आ गए। मकान बड़ी संख्या के अंदर गिरे हैं। जो अभी सर्वे आया 4000। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज की है जिसमें ओम बिरला अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात पर चर्चा करने के बाद प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकल गए।
जबकि दूसरी तस्वीर कल की है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। ये आज की तस्वीर है, जहां पर आज उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो कल की है। कल भी उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, वहां की स्थितियां जानी, वहां के हालात जाने। हेलीकॉप्टर के जरिए भी उन्होंने जायजा लिया था कि आखिर किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। और नाव के जरिए एनडीआरएफ की नाव में बैठकर भी उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में वो पहुंचे, लोगों की तकलीफों को समझा और उसके बाद अधिकारियों को आज उन्होंने निर्देश भी दिया है। राजस्थान के टोंक में आसमान से बरसी आफत की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया है। हालात ये हो गए हैं कि रास्तों में पानी भरने की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया। इस बीच एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पानी के तेज धार के बीच एक ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो पानी के बहाव में फंस गया और थोड़ी देर बाद वो उसी पानी में समा गया। इसके बाद ट्रैक्टर पर सवार लोग पानी में डूबने लगे, लेकिन गनीमत ये रही कि वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने किसी तरह पानी में डूब रहे लोगों को निकालकर उनकी जान बचा ली। तस्वीरें देखिए किस तरह बारिश का कहर टूट पड़ा है और पानी में ट्रैक्टर समा गया। देखिए किस तरह पानी में ट्रैक्टर डूब गया है और ट्रैक्टर का नामो निशान मिट गया है। ऐसे लग रहा है जैसे पानी में कोई छोटा बुलबुला फूट गया हो। और तस्वीरें आप देखिए, ट्रैक्टर किस तरह पानी में डूब गया, लेकिन फिर भी वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने ये तस्वीर देखी और तुरंत ट्रैक्टर में मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश की। और फिलहाल ट्रैक्टर के भीतर जो लोग मौजूद थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन ट्रैक्टर किस तरह डूबा वो तस्वीर आपने देखी थी। यानी किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है क्योंकि हर सड़क, हर गलियां पानी में डूबी हुई हैं। शहर के शहर टापू में तब्दील हो गए हैं और भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय के लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं। कोटा के सांगोद इलाके में आई बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए। यहां सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इलाके में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो भारी बारिश और बाढ़ की वजह से टापुओं पर फंसे हुए हैं। इन सभी को निकालने के लिए मोटर बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रचंड लहरों के बीच यहाँ जिंदगी बचाना हरगिज आसान नहीं है। बावजूद इसके एनडीआरएफ की टीम अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जिंदगी बचाने में जुटी हुई है। लगातार 8 दिनों से हो रही बारिश ने सांगोद कस्बे को उजाड़ कर रख दिया। महज 3 घंटे के अंदर नदी में आए उफान ने पूरी आबादी को अपने शिकंजे में कस लिया। कई इलाकों में 6 से 7 फीट तक लबालब पानी भरा हुआ है और किस तरह मोटर बोट के जरिए एनडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात की गई हैं, लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। चुनौतियां इन लोगों के लिए भी है जो एनडीआरएफ के जवान वहां पर तैनात किए गए हैं, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अपनी जान हथेली पर रखकर वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सैलाब की मार ने वहां सब कुछ तबाह कर दिया। गांव के गांव टापू बने नजर आए। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 260 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इस दौरान दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की तस्वीरें हैं। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर लगातार तैनात की गई हैं। भारी बारिश वहां हो रही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। घर पानी में डूब चुके हैं। किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं और लोगों को अब वहां से बचाया जा रहा है क्योंकि अब वहां पर लोग फंसे हुए हैं घरों के भीतर। जिनके घर के भीतर तक पानी पहुंच गया है वो छतों पर रहने को मजबूर हैं। और किस तरह एनडीआरएफ की टीम अपनी जान पर खेलकर उन लोगों को बचाने वहां पहुंची है। तस्वीरें आप देखिए और इन एनडीआरएफ के जो जवान हैं इनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे हालातों में जहां पर चुनौतियां सबसे ज्यादा हैं फिर भी वो लोगों की मदद से परहेज नहीं कर रहे। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद कई जगह से जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। चमोली में जोशीमठ सेलंग के पास एक जमीन खिसकने से मकान जमींदोज हो गया। इतना ही नहीं, वहां पास के ही होटल के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि होटल की भी
कभी भी धाराशायी हो सकता है। जमीन खिसकने के बाद मकान में दरारें आ गई थी, जिसके बाद वो धाराशायी हो गया। देखिए तस्वीरें किस तरह टूटकर पहाड़ से एक मकान नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा है मानो कोई खिलौना टूटकर नीचे गिर गया हो। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीर है, जहां जमीनी इलाकों में पानी भरा पड़ा है। वहां पर उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर उत्तराखंड हिमाचल में, वहां से इस तरह की तस्वीरें बेहद डराने वाली, खिलौने की तरह, ताश की पत्तों की तरह किस तरह एक घर ढेर हो गया। देखिए तस्वीरें, और आसपास के जो लोग हैं जो वहां रह रहे हैं उनके लिए भी अब ये दहशत का माहौल हो गया है, क्योंकि सबके घर पहाड़ी इलाकों में ही बने हैं। ऐसे में अब उनमें भी ये डर समा गया है कि अगला कहीं उनके घर को भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंच जाए। यूपी के जालौन में यमुना, चंबल और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां कई गांवों में पानी भर गया है, जिसके बाद वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। ये बताया जा रहा है कि राजस्थान में हो रही भारी बारिश की वजह से कोटा से 17 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से जालौन और उसके आसपास के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया। गांव के गांव पानी में डूबे हुए नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। खेत खलिहान, दुकान, मकान सब के सब पानी में डूब गए। किसी तरह नावों पर सवार होकर वहां रहने वाले लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आए। और किस तरह लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस बाढ़ और बारिश से। तस्वीरें देखिए, नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। खतरे की घंटी पूरे देश में इस बार की बारिश लेकर आई है, और लोग खुद को सुरक्षित बचाने के लिए अब सड़कों पर ही नाव लेकर उतर गए हैं, क्योंकि सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। वहां पर चलने की जगह नहीं है। जहां भी देखो सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं। यूपी के वाराणसी में भी भारी बारिश की वजह से वहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। हालात ये हो गए कि वहां नदी किनारे मौजूद घाट और मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। पानी का जलस्तर काफी ऊपर तक बढ़ गया है। इस दौरान वहां कुछ लोग गंगा के पानी में नहाते भी नजर आए, जबकि प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का भी अब हाल बेहाल है। मंदिर पानी में डूबे हुए हैं। मंदिरों के भीतर जाना मना कर दिया गया है, और खासतौर पर नदियों के पास जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, वहां पर लोगों को अलर्ट जारी किया गया है कि वो वहां उन क्षेत्रों में ना जाएं जहां पर खासतौर पर नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग मानने को तैयार नहीं है। और अब बात ताइवान की। ताइवान से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ताइवान में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, और ऐसी ही एक नदी पर बना पुल तेज धार की चपेट में आकर पूरी तरह से बह गया। इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिखा कि कुछ सेकंड में नदी पुल को अपने साथ बहाकर ले गई। ताइवान में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। ताइवान के काओशुंग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, और किस तरह एक पुल ताश के पत्तों की तरह धाराशाही हो जाता है। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की भयानक स्थिति वहां पर पैदा होगी। और बहाव देखिए पानी का, कितना जोरदार बहाव है। ऐसा लग रहा है कि पानी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। न केवल भारत बल्कि ताइवान से भी अब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये पानी की जिद है, बारिश की जिद है। जहां पर इस वक्त पूरे देश भर में जहां माहौल खराब है, वहीं ताइवान भी आप देखिए तस्वीरें, लोग दहशत में हैं। पानी की फुहारें किस तरह पड़ रही हैं। और अब बात भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की, जहां पर आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो फाइनल में इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी, तो नीरज चोपड़ा का परिवार जश्न में डूबा हुआ दिखाई दिया। नीरज चोपड़ा सेना के जवान हैं, लिहाजा उनके साथियों ने भी जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया। भारत ही नहीं, टोक्यो में भी नीरज चोपड़ा के फैंस ने जश्न मनाया, और वहां भी भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। इन तस्वीरों के जरिए जो देश में जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है, क्योंकि इतिहास रचते हुए अब नीरज चोपड़ा का इंतजार भारत में हो रहा है। और नीरज की इस एक जीत पर किस तरह पूरा देश झूम उठा है जश्न में। आप तस्वीरें देखिए, सेना के जवान हो, उनके घर पर ऐसा माहौल हो, या फिर जापान की ही अगर बात कर लें, आप वहां देखिए, वहां पर भी खुशी का माहौल है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीरज चोपड़ा की सफलता पर
उनको बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा किया। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप में टॉप पर रहे। बता दें कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को फोन कर बधाई दी। 87.58 मीटर की उन्होंने भाला फेंका और गोल्ड आखिरकार, जिसका बेसब्री से पूरे भारत को इंतजार था। एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया है और अब सबको इंतजार है नीरज चोपड़ा की घर वापसी का। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खुद नीरज चोपड़ा ने कहा कि बहुत मेहनत उन्होंने की थी इसके लिए और किस तरह वजन कम करने से लेकर इसकी शुरुआत हुई और इस सफर गया ओलंपिक्स गोल्ड मेडल तक, जिसका इंतजार हर किसी को था और आखिरकार एथलेटिक्स में भारत को गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जिता ही दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा से न्यूज 18 ने खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो मेडल जीतकर बहुत खुश है। नीरज ने कहा कि देश के लोगों का गोल्ड मेडल का इंतजार अब खत्म हुआ। नीरज ने गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया और उन्हें बेहतरीन एथलीट बताया। नीरज, कंग्रेचुलेशंस। बहुत बड़ा दिन था आपके लिए, बहुत बड़ा दिन था इंडिया के लिए। वो मोमेंट कैसा था जब आप पोडियम पे सबसे ऊपर थे और नेशनल एंथम बज रहा था? थैंक यू जी, सबसे पहले तो आपको। और वो उसको तो मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि वो एक फीलिंग थी। वो मैं ऐसा फील कर रहा था, वो मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरे हिसाब से कुछ थोड़ा सा इंडिया में जितने लोग देख रहे थे उन्होंने भी फील किया होगा कि यहाँ पे बाहर अपना नेशनल एंथम बज रहा था ओलंपिक स्टेडियम में। तो वो एक सबसे अलग फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी प्रॉब्लम्स आई बीच में और जो भी दिक्कतें रही वो बस कल खत्म हो गई थी मेडल मिलने के बाद और नेशनल एंथम बजने के बाद। तो वो एक बहुत ही अच्छी और अलग फीलिंग थी। जी बिल्कुल। आपको रियलाइज हो रहा है आपने क्या अचीव किया है? इंडिया का पहला एथलेटिक्स मेडल और वो भी गोल्ड। बिल्कुल ऐसा, मतलब बीच में कई बार तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फाइनली जब गोल्ड को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ किया है देश के लिए। दिखाइए ना अपना गोल्ड। आपके पास है अपना गोल्ड? जी 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 बिल्कुल। कैसी रही आपकी रात? अपने गोल्ड मेडल के साथ आप सोए? हाँ, मेरे साथ में रखा था गोल्ड मेडल, तो पास में बिल्कुल मेरे तकिए के पास, तो ऐसे ही सोया मैं इसको रख के। आपको बहुत चैन की नींद आई या नींद बिल्कुल नहीं आई कल? नहीं, नींद आई क्योंकि थकावट भी होती है गेम के बाद। जी जी। हाँ जी, तो काफी थकावट थी और काफी लेट मैं आया था यहाँ पे, तो मैं शायद 4-5 बजे सोया और फिर सुबह जल्दी उठ गई, तो मेरी नींद बहुत ही कम हुई है आज की। और फिर कल का थका हुआ भी था, पर मैं खुश हूँ कि ये मैंने मेडल जीता है और ये जो खुशी मिली है अपने पूरे देश को, तो कोई बात नहीं, ये थोड़े दिन का ये दिक्कत सह लेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं, आपने तो बहुत मेहनत करी है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये पूरा कैंपेन जो आपका रहा है ओलंपिक्स में, इट वाज नियर फ्लॉलेस कैंपेन। क्वालिफिकेशन से लेके फाइनल तक ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी बिल्कुल टॉप फॉर्म पे है। तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि सिर्फ आपने गोल्ड जीता ही नहीं है, बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीता है। क्वालिफिकेशन में आपने एक ही थ्रो में टॉप कर लिया था और फाइनल में आपने पहले 2 थ्रोज में ही बाकी सबको पीछे छोड़ दिया था। तो आप बहुत खुश होंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने दी है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन राउंड में मैंने थ्रो की थी, उस थ्रो के बाद काफी कॉन्फिडेंस आया था कि फाइनल काफी अच्छा रहेगा और मुझे लग रहा था कि मैं पर्सनल बेस्ट तक करूंगा फाइनल में। वो पता नहीं कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम रही है या कैसे, पर जो भी थ्रो लगे मैं उससे खुश हूँ क्योंकि उस थ्रो की वजह से हमने गोल्ड जीता है। तो और होपफुली आगे मेरे पास टाइम है तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूंगा पक्का। तो पहले 2 थ्रोज के बारे में बताइए, क्या आपने स्पेसिफिकली टारगेट किया था कि मैं अपनी पहले 2-3 थ्रोज में ही अपना सबसे बेस्ट दे दूं ताकि मेरे ऊपर से प्रेशर हट जाए, दूसरों के ऊपर प्रेशर आ जाए? बिल्कुल, ये जाने से पहले हमारे मन में पहले से ही था कि बस जाते ही पहली थ्रो से ही अपना पूरा 100% देना है और पहली थ्रो से ही कंपटीशन को ऊपर उठा के चलना है।
तो मैंने पहला ही थ्रो अपना पूरा अच्छे से कोशिश की थी और वो काफी अच्छी थ्रो गई 87+। उसके बाद सेकंड थ्रो काफी बढ़िया थी, बल्कि मुझे तो लग रहा था कि मेरी पर्सनल बेस्ट हो गया, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या दिक्कत रही या फिर क्या, मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया था। जी जी। तो काफी अच्छी थ्रो थी। हाँ जी। नहीं, आपका सेकंड थ्रो जब आपने फेंका उसके बाद ही आपने हाथ ऊपर कर लिए थे, तो आपका रिएक्शन देख के लग रहा था कि आपको लग रहा है कि ये बेस्ट थ्रो हुई है। हाँ जी, पर हाँ बिल्कुल इस कल वाली थ्रो में सबसे बेस्ट थी वो। हाँ। और काफी काफी अच्छा लगा। तो आपको कुछ नर्वसनेस थी बिल्कुल भी, क्योंकि आप वो जो जर्मन के योहानिस वेटर हैं उनके खिलाफ खेल रहे थे, उन्होंने 97 मारा हुआ है, तो और उन्होंने फाइनल से पहले बोला भी था कि नीरज चाहे क्वालिफिकेशन में टॉप कर गया हो लेकिन मुझे फाइनल में नहीं हरा सकता। आपके बीच में वो बैंटर हो रहा था, वो आपको साइड करने की कोशिश कर रहे थे, तो फाइनल से पहले क्या फीलिंग थी? नहीं, मैं पहले भी यही बोलता था और अभी भी, चाहे सामने कितना भी बड़ा कंपटीटर हो, हमारा गेम ऐसा है कि हमको खुद के साथ कंपटीशन करना है। मतलब हम सभी के साथ जितने भी जेवलिन थ्रोअर होते हैं फाइनल में, मान लो 12 हमारे, मतलब क्वालिफिकेशन राउंड से 12 जेवलिन थ्रोअर को छांटा गया था, तो हम 12 लोग खेलते हैं, लेकिन हमारा लड़ाई खुद से होती है, हमको खुद का बेस्ट करना होता है। तो हमारा इवेंट ऐसा है कि हमको खुद पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल वो एक बहुत अच्छे थ्रोवर हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं और बहुत ही अच्छे उन्होंने थ्रो किया इस साल, बहुत अच्छी सीरीज रही है। मुझे पता था कि वो बिल्कुल थ्रो लगा सकते हैं और बहुत अच्छे थ्रोवर हैं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा फोकस अपने ऊपर था और मैं सोच रहा था कि मुझे अपना रिजल्ट अच्छा देना है और बाकी सब अपना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अपने ऊपर फोकस किया और बस अभी फिर जो भी है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अभी अपने पास गोल्ड मेडल है। और हाँ जी जी जी। आपने अपनी विन ये मिल्खा सिंह को डेडिकेट की, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि एक उनका एक बहुत बड़ा सपना था ये, और मिल्खा सिंह जी के साथ साथ पीटी उषा मैम हैं और जो भी इंडियन एथलेटिक्स के काफी अच्छे हमारे प्लेयर रहे हैं, एथलीट रहे हैं, जिनका एक सपना था कि ओलंपिक मेडल हमारे देश का हो, और अगर नेशनल एंथम बजे तो वो तो एक अलग ही बात होगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका भी एक मन में कहीं ना कहीं ऐसे रह गया था कि यार हमारा मेडल नहीं आ पाया कि, और मुझे लगता है कि जो ये मेडल आया है इससे उनको बहुत ज्यादा खुशी मिली होगी। बस दुख इस बात का कि मिल्खा सिंह जी हमारे बीच में नहीं है अभी, लेकिन जो भी है वो, जो भी अगर मान लो, अगर सब बोलते हैं कि ऊपर से देख रहे हैं, तो अगर वो सच में ऊपर से देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे आज इस मेडल को देख के। जी जी, वो भी बहुत खुश हैं, पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, सारे एथलेटिक्स के जी हमारे अंजू, चैंपियन, पूरे हमारे देश के सारे खिलाड़ी बहुत खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको 2019 में इंजरी हुई थी, आपकी सर्जरी भी हुई थी, इतनी जल्दी आपने कैसे बाउंस बैक किया कि आप एकदम टॉप परफॉर्मेंस पे आ गए अपने? जी बाउंस बैक ऐसे जल्दी तो नहीं है, एक पूरा साल तो मेरा बीच में वेस्ट हो गया था। मतलब 2019 है मेरा, मैं कुछ नहीं खेला उसमें, तो एक साल लगा रिकवर होने में। और इंजरी काफी, मेन टूर्नामेंट थे, मेन कंपटीशन थे उस साल, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, एशियन चैंपियनशिप थी, डायमंड लीग थी, तो वो साल पूरा इंजरी की वजह से गया। लेकिन काफी टाइम मिल गया मुझे रिकवरी करने के लिए। फिर 2020 में जब वापसी हुई तो वो काफी अच्छी हुई। पहले कंपटीशन में मैंने ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। तो वो वही है कि वो जो जो मेरा रिहैब चल रहा था और जो भी बीच में इंजरी के बाद का जो टाइम रहा, वो बहुत फोकस रह के और बहुत मतलब डेडिकेशन से अपनी ट्रेनिंग की, और अपने जो भी वीक पॉइंट थे, जो ऐसा बॉडी में ऐसा लगता था कि मैं और ज्यादा स्ट्रोंग हो सकता हूँ, तो हमने उन पे काम किया और इसीलिए अच्छे से कम बैक हो पाया। जो जो टाइम मिला था बीच में इंजरी के बाद, हमको उसका एक सही तरह से फायदा उठाया और जी अपनी अच्छे से ट्रेनिंग की। जी। आज जब आप देखते हैं, आपने 2016 से बहुत गोल्ड मेडल्स जीते हैं, आप एशियन चैंपियन, कॉमनवेल्थ चैंपियन, अंडर 20 में आपने रिकॉर्ड बनाया था, चैंपियनशिप जीती थी, साउथ एशियन चैंपियनशिप, अब ओलंपिक चैंपियन बन गए हैं। तो आप 5 साल से गोल्डन बॉय रहे हैं इंडिया के एथलेटिक्स के। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज जब आप वापस देखते हैं तो क्या याद आता है अपने सैक्रिफाइस का और अपने फैमिली के सैक्रिफाइस का? क्या मोमेंट याद आता है? क्या सबसे टफ घड़ी रही है? टफ घड़ी तो देखो स्टार्टिंग में ही होती है कि परिवार को इतना पता नहीं था स्पोर्ट्स का, लेकिन वो फिर भी सपोर्ट कर रहे थे मुझे फाइनेंशियल तरीके से, चाहे ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन वो उन्होंने मेंटली हमेशा मुझे फोर्स किया कि कोई बात नहीं, तू बस अपना गेम कर, अपना 100%
दे उसमें और अपनी पूरी मेहनत कर, बाकी जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से करेंगे। और यही मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है उतनी बच्चे को मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। तो मेंटली सपोर्ट फैमिली को करना चाहिए। मेंटली सपोर्ट बहुत जरूरी है कि आप बस अपने बच्चों को ये बोलो कि अपना तू पूरी मेहनत कर, बाकी पीछे से हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद और ज्यादा उसमें जोश हो जाता है फिर। जी, आखिरी सवाल, आप सिर्फ 23 साल के हैं, आपके पास और भी ओलंपिक्स के मौके हैं, और भी चैंपियनशिप्स के मौके हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका है, आपका पर्सनल टारगेट क्या है? आपने 88.06 अपना पर्सनल किया है, पर्सनल टारगेट क्या होगा आपका? कितना डिस्टेंस आप कवर करना चाहते हैं? देखो, अब मैं काफी वही बता रहा था कि 90 मीटर के काफी क्लोज हूँ, और 90 मीटर एक बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है जेवलिन थ्रो में, तो बिल्कुल सबसे पहला टारगेट वही है। और ज्यादातर मैं वही बोलता हूँ कि मेरा डिस्टेंस से कोई मेरा टारगेट नहीं होता है, और मैं किसी एक कंपटीशन में ऐसा डिस्टेंस का टारगेट लेके नहीं चलता हूँ। कई बार मैं बता दूं कि नहीं, मैं इस कंपटीशन में 90 मीटर प्लस करूंगा, वो कभी भी हो सकती है। मेरा टारगेट इसी साल करने का था, लेकिन अब पता नहीं क्या कुछ हुआ। तैयारी तो मेरी बढ़िया थी, लेकिन हाँ, ये मेरे को लगता है कि 90 मीटर से ज्यादा जरूरी अपने गोल्ड मेडल था, तो ये अपने पास है। जी। और मैं बिल्कुल आगे मेहनत करूंगा और 90 मीटर को जल्दी अचीव करने की कोशिश करूंगा। जी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बधाई हो। आप सबका आपका इंतजार हो रहा है इंडिया में। थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस, एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड कीप विनिंग गोल्ड्स फॉर इंडिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत पर देश भर में जश्न का सिलसिला जारी है। उनके लिए बधाइयों का तांता लगा है। जालंधर, जिस यूनिवर्सिटी से नीरज चोपड़ा पढ़े थे, वहां भी छात्रों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपने अंदाज में रेत पर कलाकृति बनाकर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। और देखिए किस तरह जिस यूनिवर्सिटी से नीरज चोपड़ा ने पढ़ाई की है, वहां पर उनके जो साथी हैं, जो उनके प्रोफेसर्स हैं, किस तरह नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। नीरज चोपड़ा की इस ऐतिहासिक जीत पर झंडा लिए हाथ में जश्न में पूरी यूनिवर्सिटी डूबी हुई है। वहीं दूसरी ओर एक अलग अंदाज में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने ही अंदाज में रेत पर कलाकृति बनाकर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। यानी कि पूरा का पूरा देश इस वक्त जीत के जश्न में डूबा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नीरज चोपड़ा को तहे दिल से बधाई दी। पहली बार ओलंपिक में 100 वर्षों में एथलेटिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है, मैं प्रदेश के नागरिकों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने पर राजपूताना राइफल्स के जवानों ने भी जश्न मनाया। चोपड़ा भारतीय सेना में राजपूताना राइफल्स में सूबेदार हैं। नीरज चोपड़ा की जीत पर जवानों ने भारत माता और नीरज चोपड़ा की जय के नारे लगाए। तस्वीरें देखिए किस तरह जश्न का माहौल है। राजपूताना राइफल्स जश्न में डूबा हुआ है, क्योंकि नीरज चोपड़ा राजपूताना राइफल्स का एक हिस्सा है और उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर हर कोई खुशी से झूम उठा है। खास तौर पर राजपूताना राइफल्स के लिए एक गर्व का पल है। अब आपको दिखाते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने किन किन खिलाड़ियों ने मेडल जीता है। भारत के वो सितारे जो भारत के लिए मेडल जीत कर आए। शुरुआत करते हुए सबसे पहले दिन ही मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में भारत को जिता दिया था। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता। भारतीय हॉकी टीम ने कमाल करते हुए
पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और वहीं रेसलिंग में सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया ने जीता। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल के साथ बजरंग पूनिया उन्होंने जीत हासिल की और आखिरकार गोल्ड मेडल से हुआ समापन, जहां पर जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स की मेडल टैली में चीन, अमेरिका और जापान के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं भारत के पास 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल है और 1 गोल्ड मेडल भी अब भारत के पास हो गया है और कुल मिलाकर भारत 48वें स्थान पर है। देश के खेलों को बढ़ावा में योगदान दे रहे बायजूस ने युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए एक और बड़ी पहल शुरू की है। बायजूस ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ जबकि सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है। गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीतने वाली मीराबाई चानू को 1 करोड़ मिलेंगे। कुश्ती में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाले रवि दहिया को भी 1 करोड़ दिए जाएंगे। बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु बायजूस की ओर से 1 करोड़ रुपए उनको मिलेंगे। बॉक्सिंग में देश को ब्रॉन्ज दिलाने वाली लवलीना को भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और कुश्ती ब्रॉन्ज जीतने वाले बजरंग पूनिया को भी बायजूस 1 करोड़ रुपए देगा। खेलों को बढ़ावा देने की इस पहल पर बायजूस के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। राष्ट्र निर्माण में स्पोर्ट्स का अहम योगदान है और ये वो समय है जब हम न सिर्फ 4 साल में एक बार बल्कि हर रोज ओलंपिक्स के हीरोज की कामयाबी का जश्न मनाएं। जो सम्मान उन्हें मिल रहा है वो इसके पूरे हकदार हैं। टोक्यो 2020 में ऐतिहासिक सफलता के बाद हम खिलाड़ियों को उनकी कोशिश, त्याग और उपलब्धि के लिए सम्मानित कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये छोटी सी पहल देश के लिए और उपलब्धियां हासिल करने में उनकी मदद करेगी और बड़े सपनों के लिए युवाओं का हौसला बढ़ाएगी।